नहीं था। बहुत अच्छा। विराट की बातें सुनकर एल्डर शेखर के हाव भाव नरम हो गए और उन्होंने सिर हिलाया। भाई, विराट का हमारे शून्य समाधि महाद्वीप में आना आतिथ्य के मामले में एक चूक रही है, यह हमारी गलती है। बिल्कुल नहीं, एल्डर शेखर बहुत दयालु है, विराट ने बार बार कहा। भाई विराट, मुझे आपको पहले वापस ले जाने दीजिए, एल्डर शेखर ने कहा। हाँ ठीक है, एल्डर शेखर मुझे समृद्ध स्तर की 13वीं मोहर पर ले जा सकते हैं, विराट ने इनकार नहीं किया और सिर हिलाया। आप सभी, मैं अब चलता हूँ। विराट ने एल्डर सावित्री, योगेश और अन्य लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्हें विदाई दी। कुंवर विराट, कृपया अपना ख्याल रखें। अगली बार जब आप शून्य समाधि महाद्वीप में आएंगे तो आप हमसे मिलने के लिए आमंत्रित हैं। एल्डर सावित्री और अन्य लोगों ने ईमानदारी से अभिवादन वापस किया। हाँ हाँ जरूर, जब मेरे पास समय होगा तो मैं निश्चित रूप से आप सभी से मिलने आऊंगा, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी को विदाई देने के बाद विराट एल्डर शेखर के संरक्षण में समृद्ध स्तर की 13वीं मोहर की ओर बढ़ा। 7वीं देव स्तर की मोहर समृद्ध स्तर की 13वीं मोहर से बहुत दूर थी। यदि विराट अपनी गति से उड़ता तो उसे वहां पहुंचने में कम से कम कई साल लग जाते। हालांकि एल्डर शेखर के मार्गदर्शन में वे आधे महीने से भी कम समय में समृद्ध स्तर की 13वीं मोहर पर पहुंच गए। एल्डर शेखर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विराट ने हाथ जोड़कर एल्डर शेखर को प्रणाम किया। भाई विराट, आप बहुत दयालु हैं, ये तो मुझे करना ही चाहिए था, एल्डर शेखर ने वापस झुककर प्रणाम किया। वे रुके, फिर बोले। भाई विराट, अगर आपको कोई समस्या आती है जिसे आप अगली बार शून्य समाधि महाद्वीप में आने पर हल नहीं कर सकते हैं तो कृपया मुझसे तुरंत संपर्क करें। भले ही यह शून्य समाधि महाद्वीप का मामला न हो, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम निश्चित रूप से मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से मैं एल्डर शेखर और शून्य समाधि महाद्वीप की दयालुता की सराहना करता हूं, विराट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। थोड़ी देर तक सुखद आदान प्रदान करने के बाद विराट ने विदा ली। जाने से पहले एल्डर शेखर ने उसे एक संदेश यंत्र दिया ताकि विराट किसी भी समय उनसे संपर्क कर सके। विराट ने टोकन स्वीकार किया और चला गया। विराट की विदा होती आकृति को देखते हुए एल्डर शेखर रुके नहीं और वे भी वापस अमर स्तर की मोहर के लिए निकल पड़े। शुरू से अंत तक एल्डर शेखर ने विराट की उत्पत्ति या वह शून्य समाधि महाद्वीप में कैसे आया इसके बारे में पूछताछ नहीं की। उन्होंने यह भी जांच नहीं की कि क्या पास में किसी दूसरी दुनिया के लिए कोई स्थानिक मार्ग था। एल्डर शेखर ने ऐसी किसी भी चीज से परहेज किया जो विराट के संदेह को जगा सकती थी। अमर स्तर की मोहर पर लौटने के बाद एल्डर शेखर ने एल्डर पवन और एल्डर लक्ष्मण के साथ इस मामले पर चर्चा की। अंततः तीनों ने सर्वसम्मति से विराट के बारे में अब कुछ भी न छिपाने का फैसला किया। आखिरकार विराट की स्थिति का पता एल्डर सावित्री, योगेश और शबनम को पहले ही चल चुका था और यह अपरिहार्य था कि सच्चाई अंततः सामने आएगी। इसलिए इसके बारे में खुला रहना बेहतर था, जिससे भविष्य में शून्य समाधि महाद्वीप पर विराट की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यदि वे इसे छिपाना जारी रखते तो यदि विराट को फिर से शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं का सामना करना पड़ता तो वह इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता था। शून्य समाधि महाद्वीप के सभी योद्धा एल्डर सावित्री की तरह अच्छे स्वभाव वाले नहीं थे, जो विराट को सुनने और उन तीनों के साथ उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए तैयार थे। यदि शून्य समाधि महाद्वीप पर विराट के साथ कुछ हुआ तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। इससे पहले एल्डर सावित्री ने अपने दिव्य चेतना अवतार को एल्डर पवन और अन्य दो को विराट के मामले को बताने के लिए अमर स्तर की मोहर पर भेजा था। एल्डर सावित्री को यह कहते हुए सुनकर कि विराट की मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि उनकी खुद की तुलना में कहीं बेहतर थी, उन तीनों ने इस मामले को और भी गंभीरता से लिया। उन सभी ने अनुमान लगाया कि विराट का संप्रदाय शून्य समाधि महाद्वीप की वर्तमान ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसे संप्रदाय के पास संभवतः तीसरे विपत्ति लोक या उससे ऊपर के सर्वोच्च विशेषज्ञ होंगे, अन्यथा विराट जैसी उत्कृष्ट प्रतिभा को साधना असंभव होगा। यदि विराट को शून्य समाधि महाद्वीप पर कोई दुर्घटना होती तो निस्संदेह इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। इसलिए जब एल्डर पवन ने यह जानकारी उजागर की तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक आदेश जारी किया। शून्य समाधि महाद्वीप पर जो कोई भी विराट को अपमानित करने की हिम्मत करेगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। एल्डर पवन द्वारा यह जानकारी उजागर करने के बाद शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं को आखिरकार समझ में आ गया कि पिछले 20 विषम वर्षों में उन्हें प्राप्त नागदंत चावल कहां से आए थे। यह खबर जानने के बाद शून्य समाधि महाद्वीप के कई योद्धा योजना बनाने लगे। विशेष रूप से जिन लोगों को अब क्षेत्र की रक्षा करने का काम नहीं सौंपा गया था, उन्होंने यह साजिश रचना शुरू कर दी कि विराट को कैसे ढूंढा जाए और उसके साथ सीधा व्यापार किया जाए। हालांकि उन्हें जिन हड्डी दानवों की रखवाली करनी थी, उन्हें हराने के लिए नागदंत चावल का एक बड़ा इनाम मिला था, लेकिन यह संसाधन अंततः समाप्त हो जाएगा। अधिक नागदंत चावल प्राप्त करने के लिए उन्हें अपना रास्ता खुद खोजना होगा। इसलिए खबर आने के बाद शून्य समाधि महाद्वीप के कई योद्धा अपने संप्रदाय के खंडहरों में लौट आए, विभिन्न जादुई कलाकृतियों की खोज की ताकि भविष्य में विराट के साथ नागदंत चावल के लिए उनका आदान प्रदान किया जा सके। इससे पहले इन योद्धाओं ने इन जादुई कलाकृतियों और पुतलों को महत्व नहीं दिया था। आखिरकार शून्य समाधि महाद्वीप में अब जादुई कलाकृतियों की कमी नहीं थी, बल्कि साधना संसाधनों की थी जो ऊर्जा प्रदान कर सके। पर्याप्त ऊर्जा पुनःपूर्ति के बिना बड़ी संख्या में जादुई कलाकृतियां भी कबाड़ धातु के ढेर के समान थीं। आखिरकार जादुई कलाकृतियों को सक्रिय करने के लिए भी वास्तविक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले उन्हें खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिल पाता था, तो इतनी सारी जादुई कलाकृतियों का क्या उपयोग था, लेकिन अब वे नागदंत चावल के लिए जादुई कलाकृतियों का आदान प्रदान कर सकते हैं और उन्होंने इन खजानों को फिर से महत्व देना शुरू कर दिया है। विराट के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी जारी करने के अलावा एल्डर पवन ने हर साल तोड़ी जा सकने वाली मोहरों की संख्या पर वार्षिक सीमा भी हटा दी। एल्डर पवन ने पहले हर साल हल की जा सकने वाली समृद्ध स्तर और एकलव्य स्तर की मोहरों की संख्या को सीमित कर दिया था, क्योंकि उन्हें सालाना मिलने वाले नागदंत चावल की मात्रा सीमित थी। यदि वे एक साथ बहुत अधिक जारी करते तो उन्हें प्राप्त होने वाले नागदंत चावल योद्धाओं को पुरस्कृत करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते थे। हालांकि इस बार गिरीश ने विराट से पूरे 50 अरब नागदंत चावल प्राप्त किए। इतनी बड़ी आपूर्ति के साथ उन्हें अब सीमा लगाने की आवश्यकता नहीं थी। मौजूदा परिस्थितियों में शून्य समाधि महाद्वीप की समृद्ध स्तर और एकलव्य स्तर की मोहरों के भीतर हड्डी दानव वंश को पूरी तरह से हल करने में अधिकतम 1 या 2 साल लगेंगे। शून्य समाधि महाद्वीप छोड़ने और दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद विराट एकांत साधना के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। उसने पहले एल्डर सावित्री से प्राप्त नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या को पूरी तरह से समझने में कई महीने बिताए, ताकि वह भविष्य में इस तकनीक को चंपा को दे सके। नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या को समझने के बाद उसने 47वें तारे से प्राप्त महास्थान सूचक ताबीज को और पचाने में कई महीने बिताए। पलक झपकते ही विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 1 वर्ष बिता दिया था। हालांकि क्योंकि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में समय का प्रवाह बाहर की तुलना में 10 गुना तेज था, हालांकि विराट ने वहां 1 वर्ष बिताया था, बाहर केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बीता था। नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या और महास्थान सूचक ताबीज के व्यू को पूरी तरह से समझने के बाद विराट ने युद्ध ड्रैगन मुट्ठी को साधना शुरू कर दिया। युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 24 रूप थे और उसने पहले ही उनमें से 23 में महारत हासिल कर ली थी। अपनी पूर्ण अवस्था तक पहुंचने के लिए केवल अंतिम रूप की आवश्यकता थी। दक्षिणी महाद्वीप शास्त्र भंडार। एल्डर योगिता ने तलवार संप्रदाय के शास्त्र भंडार में सभी महाविपत्ति लोक साधना तकनीकों को पढ़ा था, लेकिन पाया कि उनमें से कोई भी उनके लिए उपयुक्त नहीं थी। इन साधना पुस्तिकाओं को पढ़ने के बाद एल्डर योगिता ने अपना माथा रगड़ा, थोड़ा सिर दर्द महसूस किया। वह पहले ही दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण की सीमा तक पहुंच चुकी थी। अगले दायरे में जाने के लिए उसे एक और साधना पद्धति पर स्विच करना होगा, क्योंकि दिव्य पवन महल का दिव्य फीनिक्स गहन आत्मा रहस्य ग्रंथ केवल दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण तक ही साधना की अनुमति देता था। दीदी कावेरी। एल्डर योगिता ने गुरु कावेरी के पास जाकर पूछा। हालांकि गुरु कावेरी वर्तमान में केवल आरोहण लोक के अंतिम चरण में थी, लेकिन तलवार संप्रदाय के शास्त्र भंडार के प्रमुख के रूप में वह बहुत पढ़ी लिखी थी और उन्होंने अनगिनत किताबें देखी थी। ज्ञान और अनुभव के मामले में कुछ ही लोग थे। भले ही एल्डर योगिता एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थी, लेकिन वे मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि के मामले में गुरु कावेरी से ज्यादा मजबूत होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करती थी। गुरु कावेरी उम्र और वरिष्ठता दोनों में एल्डर योगिता से काफी छोटी थी।
यदि हम सूर्यवीर की वरिष्ठता पर विचार करें तो गुरु कावेरी विराट की गुरु के रूप में सूर्यवीर की ही पीढ़ी की थी। एल्डर योगिता ग्रैंड मास्टर की चाची के रूप में सूर्यवीर की एल्डर थी, जो गुरु कावेरी से भी एक पीढ़ी ऊपर थी। हालांकि एल्डर योगिता ऐसी औपचारिकताओं से खुद को सरोकार नहीं रखना चाहती थी और गुरु कावेरी को दीदी कहकर अपनी मर्जी से एक दूसरे को संबोधित करना पसंद करती थी। अपनी बढ़ी हुई साधना के साथ, प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का भारी मात्रा में सेवन करने और प्राचीन महाद्वीप की धाराओं में प्रतिदिन स्नान करने के साथ वह अब अपनी शुरुआती विस्वा दशा में एक युवती की तरह दिखती थी। वह नहीं चाहती थी कि गुरु कावेरी उसे सीनियर कहें, क्योंकि इससे वह बूढ़ी लगेंगी। खैर, मैं इस पर बोलने की हिम्मत नहीं करूंगी। यदि आप वास्तव में निर्णय नहीं ले सकती दीदी योगिता, तो विराट से पूछना सबसे अच्छा है। उसकी राय मेरी तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है, गुरु कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। एल्डर योगिता केवल सहमति में सिर हिला सकी। मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि के मामले में विराट निसंदेह तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के सभी सदस्यों में सबसे निपुण था। अधिक सटीक रूप से यह विराट के पास मौजूद नीले वस्त्र वाला युवा था, जिसके पास मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि में अद्वितीय विशेषज्ञता थी। हालांकि नीले वस्त्र वाला युवा बेहद अभिमानी था। सूर्यवीर के अलावा कोई और उसकी नजर में नहीं आ सकता था और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना लगभग असंभव था। जबकि विराट की मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि की तुलना नीले वस्त्र वाले युवा से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वे तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के बाकी सभी लोगों से कहीं बेहतर थी। एल्डर योगिता शास्त्र भंडार से निकली और विराट के आवास की ओर चल पड़ी। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर, दहाड़। एक राजसी ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और एक विशाल दिव्य ड्रैगन आकाश में कुंडलित हो गया। इस ड्रैगन के पास जबरदस्त शक्ति थी, जो असली ड्रैगन से अलग नहीं थी, और उसकी आंखों की रोशनी में सच्चा जीवन लग रहा था। पहली नजर में यह बताना मुश्किल है कि यह दिव्य ड्रैगन उसकी मुट्ठी के इरादे से बना था। यह बस स्वर्ग से उतरते हुए एक सच्चे दिव्य ड्रैगन जैसा प्रतीत होता है। विराट ने गहरी सांस छोड़ी, अपनी मुट्ठी के रुख को वापस लिया। उसे घेरे हुए मुट्ठी का इरादा ज्वार की तरह पीछे हट गया। मुट्ठी के इरादे से बना दिव्य ड्रैगन भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। हालांकि मुट्ठी का इरादा विलुप्त हो गया, लेकिन आसपास का स्थान इसके भारी वजन से कुचला हुआ ढहता रहा। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में स्थान की वर्तमान स्थिरता को देखते हुए यह तथ्य कि विराट का पंच स्थानिक पतन का कारण बन सकता है, इसकी अपार शक्ति को प्रदर्शित करता है। अपने पंच के प्रभाव को देखकर विराट की आंखों में एक संतुष्ट नजर दिखाई दी। कई महीनों के प्रशिक्षण के बाद उसने आखिरकार युद्ध ड्रैगन मुट्ठी की 24वीं और अंतिम चाल में महारत हासिल कर ली थी। उसने अब युद्ध ड्रैगन मुट्ठी को पूर्ण कर लिया था। इस एक चाल की शक्ति के साथ वह दिव्य योद्धा सूची के शीर्ष 300 विशेषज्ञों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि विराट ने वास्तव में दिव्य योद्धा सूची के शीर्ष 300 विशेषज्ञों में से किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन उसे एल्डर तेज और राका द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर रैंकिंग पर प्रत्येक विशेषज्ञ की ताकत का मोटा अंदाजा था। बॉस, वह औरत योगिता आपको ढूंढ रही है। जैसे ही विराट अपने मुट्ठी के इरादे को बिखेर रहा था, शार्दुल बाहर से उड़कर आया और उसे पुकारा, सीनियर योगिता मुझे ढूंढ रही है, उन्हें क्या चाहिए? शार्दुल की बात सुनकर विराट हैरान रह गया और उसने भ्रम में पूछा। एल्डर योगिता शायद ही कभी अपनी पहल पर उसके पास आती थी। आमतौर पर वह वही था जिसके पास उनसे कहने के लिए कुछ होता था। मुझे नहीं पता, वह औरत बहुत रहस्यमयी है। उसने केवल मुझे उसे सूचित करने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझे यह नहीं बताया कि यह किस बारे में था। अगर मैं उससे कुछ पूछता तो वह मुझे कोसती भी। शार्दुल ने गुस्से से कहा। वह औरत योगिता सच में बहुत बदतमीज थी। वह हमेशा उसे बेवकूफ बाघ या छोटा मोटा कहती थी। यदि यह तथ्य न होता कि वह औरत और बॉस एक दूसरे से काफी परिचित थे, तो वह उस औरत को पीटना चाहता था। हालांकि यह देखते हुए कि वह औरत दीदी चंपा की ग्रैंड मास्टर थी और दिव्य पवन महल में कई शक्तिशाली सदस्य थे जिनसे पंगा नहीं लिया जाना चाहिए, यदि उसने वास्तव में एल्डर योगिता को पीटा तो यह शायद उस पर हमला करने के लिए दिव्य पवन महल से दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के एक बड़े समूह को आकर्षित करेगा। हालांकि वह अब मजबूत था, लेकिन वह अकेले इतने सारे लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। वह अकेले दिव्य पवन महल के 20 से अधिक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को नहीं हरा सकता था। इस पर विचार करते हुए शार्दुल ने इसे सहन करने और एल्डर योगिता के साथ परेशान न होने का फैसला किया। शार्दुल की बातें सुनकर विराट ने उसे सांत्वना देने के लिए उसका सिर सहलाया, फिर वहां से गायब हो गया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर को छोड़ दिया। सीनियर योगिता, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए था? स्वागत कक्ष में पहुंचने पर विराट ने एल्डर योगिता को वहां इंतजार करते देखा और जल्दी से पूछने गया, विराट, मैं अब दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण की सीमा तक पहुंच गई हूं। मुझे बताओ, मुझे किस साधना पद्धति पर स्विच करना चाहिए? विराट के आगमन को देखकर एल्डर योगिता ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे पूछा। एल्डर योगिता के शब्द सुनकर विराट हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर योगिता ने इस मामले के लिए उसे खोजा था। सीनियर योगिता का आगमन काफी समय पर हुआ है। कुछ समय पहले मैंने शून्य समाधि महाद्वीप में नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या नामक एक साधना तकनीक प्राप्त की, जो आपके दिव्य पवन महल के योद्धाओं के लिए काफी उपयुक्त है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या, वह किस तरह की तकनीक है? विराट की बातें सुनकर एल्डर योगिता तुरंत रुचि लेने लगी। बस इस तकनीक का नाम सुनना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यह स्पष्ट रूप से कोई साधारण बात नहीं थी। सीनियर योगिता, कृपया एक नजर डालें, विराट ने कहा। अपनी उंगली बढ़ाई और इसे एल्डर योगिता की भौं पर इंगित किया। एल्डर योगिता ने तुरंत जानकारी की एक विशाल बाण को अपने दिमाग में भरते हुए महसूस किया, एक ऐसी प्रक्रिया जो एक अगरबत्ती जलने के समय तक चली। विराट के पढ़ाना समाप्त करने के बाद एल्डर योगिता की अपनी आंखें खोलने से पहले एक और पूरा घंटा बीत गया। शुरू में साधना तकनीक को स्वीकार कर लिया था। अद्भुत चीज, वास्तव में अद्भुत चीज। एल्डर योगिता उत्तेजना में ऊपर कूदी, बार-बार चिल्लाते हुए। यह नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या व्यावहारिक रूप से उनके दिव्य पवन महल के योद्धाओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। दिव्य फीनिक्स गहन आत्मा रहस्य ग्रंथ से नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या में स्विच करना पूरी तरह से संगत था, अन्य तकनीकों में स्विच करने की जटिल प्रक्रिया के विपरीत। विराट, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अपनी उत्तेजना में एल्डर योगिता ने अचानक विराट को गले लगा लिया और उसके गाल पर जोर से किस किया। खंस खंस, सीनियर योगिता, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। विराट एल्डर योगिता की अचानक हरकत से चौंक गया। यदि उसके माता पिता या दिव्य पवन महल की स्वामिनी एल्डर विदुषी और अन्य लोगों ने यह देखा तो वे सोचेंगे कि वह एल्डर योगिता के प्रति बुरे इरादे रखता है और निश्चित रूप से उसे फाड़ देंगे। विराट की बातें सुनकर एल्डर योगिता ने बिल्कुल परवाह नहीं की। उस समय वह एक मासूम और लापरवाह छोटी लड़की में बदल गई लग रही थी, खुशी से उछलती हुई चली गई। यह देखकर विराट असहाय होकर अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। यह सीनियर अभी भी थोड़ी अपरिपक्व थी, हमेशा इतनी मनमौजी, लापरवाह और बेलगाम व्यवहार करती थी। विराट से नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या प्राप्त करने के बाद एल्डर योगिता ने 1 महीने से भी कम समय में दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को तोड़ दिया। दिव्य पवन महल की पहली योद्धा बन गई जिसने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को तोड़ा। एल्डर योगिता की दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में सफलता ने तुरंत दिव्य पवन महल में सभी को चौंका दिया। दिव्य पवन महल की स्वामिनी एल्डर विदुषी, एल्डर नयना और अन्य सभी एल्डर योगिता को बधाई देने आए। जूनियर सिस्टर योगिता, आपने किस साधना तकनीक पर स्विच किया? आपने इतनी जल्दी दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को तोड़ दिया? एल्डर विदुषी ने जिज्ञासा से पूछा। हालांकि एल्डर योगिता के पास उनसे कहीं अधिक साधना संसाधन थे, क्योंकि वह विराट के प्रभाव क्षेत्र में थी, जिसके परिणाम स्वरूप दिव्य पवन महल के सभी योद्धाओं के बीच साधना का सबसे गहरा संचय हुआ था। फिर भी यदि एल्डर योगिता को पूरी तरह से उपयुक्त साधना पद्धति नहीं मिली होती तो वह इतनी जल्दी सफलता प्राप्त नहीं कर पाती।
यह नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या है, विशेष रूप से विराट द्वारा मुझे सिखाई गई है। एल्डर योगिता ने गर्व से कहा। नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या, वह किस तरह की तकनीक है? मैंने इस तकनीक को तलवार संप्रदाय के पुस्तकालय में कभी क्यों नहीं देखा? एल्डर विदुषी ने जिज्ञासा से पूछा। वह अब लगभग प्रारंभिक दिव्य विकास लोक की सीमा पर थी, इसलिए एल्डर योगिता की तरह वह अक्सर उपयुक्त साधना पद्धति खोजने की कोशिश करते हुए विभिन्न पुस्तकों को ब्राउज करने के लिए तलवार संप्रदाय के पुस्तकालय में जाती थी। हालांकि उसने तलवार संप्रदाय के पुस्तकालय में सभी दिव्य विकास लोक और महाविपत्ति लोक तकनीकों के माध्यम से खोज की थी, लेकिन वह एक भी नहीं पा सकी जो उनके दिव्य पवन महल के योद्धाओं के लिए उपयुक्त थी। उनके दिव्य पवन महल द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना पद्धति काफी विशेष थी, जो फीनिक्स की विशेषताओं के आधार पर बनाई गई थी, जिससे उनके लिए दूसरों की तुलना में अन्य तकनीकों पर स्विच करना बहुत कठिन हो गया था। कम उपयुक्त साधना पद्धति चुनने से कोई अभ्यास तो कर सकेगा, लेकिन प्रभाव निश्चित रूप से कम प्रभावी होगा। यही कारण था कि दिव्य पवन महल के सदस्य निर्णय लेने में संकोच कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा, यह मुझे विशेष रूप से विराट द्वारा सिखाया गया था। यह स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय के शास्त्र भंडार में नहीं है। एल्डर योगिता ने गर्व से डींग मारी। तुम बस बकवास कर रही हो। मैं अभी जाकर विराट से पूछूंगी और देखूंगी कि क्या उसने विशेष रूप से यह तकनीक तुम्हें सिखाई है। एल्डर विदुषी ने उस पर अपनी आंखें घुमाई, चिढ़कर कहा। यह जूनियर सिस्टर शरारती थी और चालें चलना पसंद करती थी। कभी कभी बस उसकी बातों को सुनना ही सबसे अच्छा था। उन्हें गंभीरता से लेने से केवल पूरी तरह से मूर्ख बनना ही होगा। इसके बाद एल्डर विदुषी दिव्य पवन महल की स्वामिनी और एल्डर नयना विराट के आवास पर गई, उसे पाया और योगिता और नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या के बारे में पूछताछ की। ओह, आपका मतलब नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या से है? मैं हाल ही में शून्य समाधि महाद्वीप के एक शिखर दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ से मिला और उससे यह तकनीक प्राप्त की। उसने इसे मुझे दिव्य चेतना के माध्यम से प्रेषित किया। इस तकनीक के लिए एक पूर्ण मैनुअल बनाना कोई आसान काम नहीं है और मेरे पास अभी इसके लिए समय नहीं है, इसलिए फिलहाल शास्त्र भंडार में इस तकनीक का कोई रिकॉर्ड नहीं है, विराट ने समझाया। विराट, तो कृपया हमें यह तकनीक सिखाओ, दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने विराट की ओर देखते हुए कहा। ओह ठीक है, विराट केवल सहमति में सिर हिला सका। यह मौसी रेणुका व्यक्तिगत रूप से उसके पास आई थी, वह मना कैसे कर सकता था? अब मौसी रेणुका के पास न केवल उसके पिता सूर्यवीर का समर्थन था, बल्कि उसकी मां मीरा का भी। वह व्यावहारिक रूप से ऐसी व्यक्ति थी जिनसे पंगा नहीं लिया जा सकता था। हालांकि उसकी मां मीरा उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अगर उसने इस मौसी रेणुका को नाराज किया तो दिव्य पवन महल की स्वामिनी के लिए उसकी मां के स्नेह को देखते हुए वह शायद उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। एल्डर रुद्र यह मौसी रेणुका स्वयं चलकर उसके पास आई थी, भला वह मना कैसे कर सकता था? अब मौसी रेणुका के पीछे न केवल उनके पिता सूर्यवीर का हाथ था, बल्कि उनकी मां मीरा का भी पूरा समर्थन था। सच कहूं तो उनसे उलझना खतरे से खाली नहीं था। यद्यपि उनकी मां मीरा उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन अगर उन्होंने इस मौसी रेणुका को नाराज किया तो दिव्य पवन महल की स्वामिनी के प्रति अपनी मां के स्नेह को देखते हुए वे शायद उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगी। विराट ने अपनी उंगली बढ़ाई और दिव्य पवन महल की स्वामिनी के मस्तक को स्पर्श किया और नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या उन्हें प्रदान कर दी। जब महारानी रेणुका को यह विरासत प्राप्त हो गई तो एल्डर विदुषी और एल्डर नयना भी नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन विराट ने उनसे 1 महीने बाद वापस आने के लिए कहा। अर्धचरण महाविपत्ति लोक स्तर की तकनीक को दिव्य चेतना के माध्यम से प्रदान करना विराट के लिए कोई आसान काम नहीं था, विशेष रूप से तब जब यह तकनीक कोई साधारण अर्धचरण महाविपत्ति लोक तकनीक नहीं थी, बल्कि नव विपत्ति लोक तकनीक का पहला भाग थी। इस तकनीक को दिव्य चेतना का उपयोग करके प्रदान करने में विराट की आध्यात्मिक शक्ति का भारी मात्रा में व्यय होता था। भले ही अब उनकी आध्यात्मिक शक्ति दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के असीमित रूप से करीब थी, फिर भी वह कम समय में 2 लोगों को यह तकनीक प्रदान करने का भार सहन नहीं कर सकते थे। विराट की बातें सुनकर एल्डर विदुषी और एल्डर नयना को वहां से जाना पड़ा और 1 महीने बाद वापस आने का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने एल्डर योगिता या महारानी रेणुका के माध्यम से नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या प्राप्त करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि यह नव विपत्ति लोक तकनीक का पहला भाग था। यदि एल्डर योगिता और महारानी रेणुका को इस तकनीक की पूर्ण और गहन समझ नहीं होती तो दिव्य चेतना के माध्यम से इसे प्रसारित करते समय त्रुटियों की उच्च संभावना थी। वे तकनीकों की विरासत के मामले में लापरवाही करने का साहस नहीं कर सकती थीं। वे ऐसा जोखिम उठाने के बजाय थोड़ा इंतजार करना बेहतर समझती थीं। अगले 2 महीनों में एल्डर विदुषी और एल्डर नयना ने भी विराट से नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या की विरासत सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली। जहां तक दिव्य पवन महल के अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का सवाल था, उनके लिए इस तकनीक को प्राप्त करना उतना आसान नहीं था जितना कि महारानी रेणुका और अन्य लोगों के लिए था। एल्डर योगिता विराट के अधीन एक सक्षम सहयोगी थी और एल्डर योगिता जैसी आज्ञाकारी व्यक्ति के लिए विराट अपनी अच्छी चीजों के मामले में कंजूस नहीं हो सकते थे। क्योंकि महारानी रेणुका उनकी मां की अच्छी सहेली थी, इसलिए विराट उनकी मांग को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। एल्डर विदुषी और एल्डर नयना के लिए यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक युद्ध गुण बैटल मेरिट्स अर्जित किए थे, जिसके बल पर वे उनसे इस तकनीक की शिक्षा प्राप्त कर सकें। दिव्य पवन महल के अन्य दिव्य विकास लोक योद्धाओं के लिए नियम यह था कि यदि वे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें पहले ईमानदारी से युद्ध गुण अर्जित करने होंगे और पर्याप्त होने पर ही वे उससे विनिमय कर सकते हैं। विराट अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों को बिना शर्त अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते थे। हालांकि वह साधारण योद्धाओं को बिना बोए फसल काटने की अनुमति नहीं देंगे। उन्हें जो भी खजाने और संसाधन मिले थे वे सब कड़ी मेहनत से अर्जित किए गए थे। जो दूसरे उन्हें चाहते थे उन्हें स्वाभाविक रूप से उतना ही प्रयास करना होगा। अगर हर कोई मुफ्त में कुछ पाने की सोचता तो तलवार संप्रदाय का निर्माण कौन करता? इसके अलावा यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो कड़ी मेहनत करते थे। इसलिए अपनी जरूरत की चीजों के लिए युद्ध गुणों का विनिमय करना सबसे निष्पक्ष तरीका था। हर कोई वही काटेगा जो उसने बोया है और हर किसी को उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, निष्पक्ष और समान। यही वह आदर्श दुनिया थी जिसे विराट सबसे ज्यादा बनाना चाहते थे। मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा पर एक तलवार की रोशनी आकाश से परे की तूफानी हवाओं को चीरते हुए सीमा के ऊपर के आसमान में प्रवेश कर गई। हाँ, सूर्यवीर, तुम आखिरकार आ ही गए। स्वागत है, स्वागत है। उपाध्यक्ष दिवाकर अपने सैन्य तंबू से बाहर निकले और जोर से हंसते हुए तलवार की रोशनी की ओर बढ़े। सूर्यवीर के आगमन से उनकी मानव जाति में एक और शक्तिशाली व्यक्ति जुड़ जाएगा, जिससे उनकी सेना का लाभ और बढ़ जाएगा। बूढ़े दिवाकर, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मुझे चाचा कहो। सूर्यवीर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीरता का नाटक किया। सूर्यवीर के शब्द सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर के चेहरे के भाव जम गए। सूर्यवीर, क्या आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दिवाकर ने काले चेहरे के साथ कहा। बूढ़े दिवाकर, तुम और मेरा बेटा भाइयों जैसे हो, तो मुझे चाचा कहना तो स्वाभाविक ही है ना? सूर्यवीर ने पुराने जमाने के अंदाज में कहा। सूर्यवीर, क्या तुम घमंडी हो रहे हो या मैंने अपना आपा खो दिया है? दिवाकर गरजे। उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ डीडीएच गया था। अगर तुमने फिर से मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की तो विश्वास करो मैं तुम्हें पीट दूंगा। बूढ़े दिवाकर, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? सूर्यवीर ने तीखा जवाब दिया। धत्त तेरे की, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ हिसाब भी बराबर नहीं किया है और तुम मुझे पीटना चाहते हो। अगर हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाओ। मेरे साथ हिसाब बराबर करना है? मैंने तुम्हें कब नाराज किया? दिवाकर हैरान रह गए। उन्होंने भ्रम में पूछा। उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने इस बच्चे को कब नाराज किया। तुमने मुझे कब नाराज किया? तुम बूढ़े आदमी, तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की है। तुम मेरे बेटे के सामने मेरे और सीनियर सिस्टर मीरा के बारे में अफवाहें फैलाने और मुझे बदनाम करने की बात भूल गए। सूर्यवीर ने कोसते हुए कहा। अब तो मीरा को भी इसके बारे में पता चल गया है और मुझे बिना किसी कारण के उससे अच्छी खासी डांट पड़ी। मैं चाहे कितना भी समझाऊं वह नहीं सुनती। बूढ़े दिवाकर, अगर तुमने इसे ठीक से नहीं संभाला तो मैं तुम्हें छोड़ देने वाला नहीं हूं। क्या मीरा को इसके बारे में पता चल गया? यह सुनते ही दिवाकर तुरंत शर्मिंदा हो गए। उन्होंने वे शब्द केवल सूर्यवीर को चिढ़ाने के लिए कहे थे। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह बात मीरा के कानों तक पहुंच जाएगी। लेकिन मुख्य बात यह थी कि जब उन्होंने वे शब्द कहे थे तब केवल सूर्यवीर और विराट ही वहां मौजूद थे। यह बात बाहर कैसे जा सकती थी? सूर्यवीर इतने मूर्ख तो नहीं होंगे कि खुद मीरा को इसके बारे में बता दें, है ना? अगर उन्होंने खुद ही जानकारी उजागर की है तो यह उनकी गलती नहीं होगी।
सूर्यवीर, मीरा को इस बारे में कैसे पता चला? क्या तुमने गलती से मुंह खोल दिया? दिवाकर ने टटोलते हुए पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? मैं जाकर मीरा को इस बारे में क्यों बताऊंगा? सूर्यवीर ने उन पर एक नजर डाली और चिढ़कर कहा, तो यह तुम्हारे बेटे ने तुम्हें बताया? दिवाकर ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारा बेटा तुम्हारी चुगली क्यों करेगा? क्या तुमने कुछ गलत किया था? यह सुनकर सूर्यवीर कुछ पल के लिए अवाक रह गए। उस छोटे बदमाश विराट ने वास्तव में इतना शर्मनाक काम किया था। बस इसके बारे में सोचकर ही सूर्यवीर को गुस्सा आ गया। अगली बार जब वह उस बदमाश को देखेंगे तो उसे जरूर सबक सिखाएंगे। सूर्यवीर ने एक हुंकार भरी और दिवाकर को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दानव जाति की दिशा में देखा, फिर उनकी आकृति चमकी, एक तलवार की रोशनी में बदल गई और दानव जाति की ओर उड़ गई। थोड़ी ही देर बाद सूर्यवीर एक दिव्य विकास लोक के दानव विशेषज्ञ का सिर लेकर वापस लौटे। वह बूढ़े दिवाकर से इतना निराश थे कि उनके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह केवल उन दानव हरामजादों पर ही अपना गुस्सा निकाल सकते थे। सूर्यवीर, अद्भुत, अद्भुत, काफी समय हो गया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी ताकत इस स्तर तक पहुंच जाएगी। ये देखकर दिवाकर ने ताली बजाई और हंसे। जश्न में सूर्यवीर को थम्स अप दिया। सूर्यवीर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तभी दानव जाति की दिशा से एक अत्यंत क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। तुरंत बाद दानव ऊर्जा से भरा एक भयानक हाथ सूर्यवीर की ओर झपका। हे असुर भैरव, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? यह देखकर दिवाकर ने उपहास किया और विशाल हाथ पर मुक्का मारा। धड़ाम! दो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ताकतें आपस में टकराईं, जिससे तुरंत एक उपनती हुई धारा की तरह ऊर्जा का तूफान उठा जो सभी दिशाओं में फैल गया। दिवाकर की आकृति चमकी और वह दानव जाति की दिशा में उड़ गए। सूर्यवीर, मैं पहले असुर भैरव से निपटने जा रहा हूं, मैं बाद में तुम्हारे साथ जश्न मनाने आऊंगा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दिवाकर की हार्दिक और बेपरवाह हंसी गूंज उठी। अगले ही पल दानव जाति की दिशा से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक युद्ध का कंपन फैलना शुरू हो गया। यह युद्ध कंपन जल्दी ही तूफानी क्षेत्र को पार कर गया और बाहरी ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। स्पष्ट रूप से दिवाकर और दानव जाति के सेनापति असुर भैरव युद्ध के लिए बाहरी अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके थे। 1 घंटे बाद दिवाकर कुछ अस्त व्यस्त हालत में वापस आए। उनके कपड़े खून से सने थे और उनका चेहरा पीला था, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि वह गंभीर रूप से घायल हैं। हे बूढ़े दिवाकर, क्या तुम ठीक हो? सूर्यवीर ने उनकी ओर देखा और कुछ चिंता के साथ पूछा। मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। दिवाकर ने हाथ हिलाकर बात खारिज कर दी। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, वह कुछ बार खांस से बिना नहीं रह सके और हर खांसी के साथ उनके मुंह के कोने से खून की कुछ बूंदें टपक पड़ीं। बूढ़े दिवाकर, तुमने कहा था कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम खून खांस रहे हो। सूर्यवीर ने उनके कपड़ों पर खून के धब्बों की ओर इशारा किया और कहा, बूढ़े दिवाकर, क्या तुम हाल ही में थोड़े कमजोर हो गए हो? ऐसा लगता है कि तुम अब असुर भैरव को नहीं हरा सकते। बकवास! सूर्यवीर की बातें सुनकर दिवाकर ने उन्हें घूरा और कोसते हुए कहा, मैं बुरी तरह घायल हूं और असुर भैरव की हालत भी ठीक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी हालत मेरी तुलना में बेहतर है? बूढ़े दिवाकर, तुम्हें अभी भी आराम करने की जरूरत है। तुम हमारी मानव जाति के नेता हो, इसलिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो दांव संघ और मानव जाति मुसीबत में पड़ जाएगी। सूर्यवीर ने उनकी ओर देखा और कहा, ठीक है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। दिवाकर ने हाथ हिलाया और चिढ़कर कहा, बकवास बंद करो, चलो शराब पीते हैं। दिवाकर अपने सैन्य तंबू में लौट आए और सूर्यवीर के वापस आने के स्वागत में एक दावत का आयोजन किया। बाबा ध्रुव, संरक्षक गोविंद और अन्य युद्ध समर्थक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी सूर्यवीर के आगमन का जश्न मनाने के लिए दावत में पहुंचे। दानव जाति की ओर सूर्यवीर के हाथों एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को खोने के बाद और उनके कमांडर असुर भैरव के दिवाकर से लड़ने और दोनों पक्षों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने दूसरा हमला करने का अवसर नहीं लिया। दावत में सूर्यवीर ने दिवाकर द्वारा परोसी गई तुच्छ शराब को देखकर इसे सहन नहीं किया और अपनी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा बाहर निकाली और सभी के साथ जी भरकर पी। मूल रूप से दावत सूर्यवीर के स्वागत के लिए थी, लेकिन अंत में यह सभी के लिए सूर्यवीर की प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का आनंद लेने का एक मुफ्त अवसर बन गई। शराब के एक दौर के बाद प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के शक्तिशाली औषधीय प्रभावों के तहत दिवाकर की चोटों में काफी राहत मिली। दावत के बाद हर कोई तितर-बितर हो गया, अपने अपने क्षेत्रों में लौट गया, लेकिन सूर्यवीर वहीं रुक गए। बूढ़े दिवाकर, तुम्हारी चोटें थोड़ी गंभीर लग रही हैं। सूर्यवीर ने दिवाकर को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए कहा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि प्राचीन दिव्य धारा मदिरा पीने के बाद दिवाकर की चोटें जल्दी ठीक हो जाएंगी। हालांकि उन्होंने पाया कि शराब उतनी प्रभावी नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। ठीक है, चिंता करना बंद करो, यह एक पुरानी बीमारी है जो मुझे सालों से है। क्या तुम्हें लगता है कि इसे कम समय में ठीक किया जा सकता है? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। दिवाकर ने उन्हें घूरा और चिढ़कर कहा। उन्होंने जो प्राचीन दिव्य धारा मदिरा पी थी उसने केवल उनकी नई चोटों को कम किया था, लेकिन उन गहरी चोटों को ठीक करना इतना आसान नहीं था जो उन्होंने वर्षों में जमा की थी। बूढ़े दिवाकर, इस लौकी से सारी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा ले लो। सूर्यवीर ने लौकी दिवाकर को सौंपते हुए कहा। यह लौकी एक स्थानिक जादुई खजाना थी जिसमें विशाल क्षमता थी और इसमें काफी मात्रा में प्राचीन दिव्य धारा मदिरा थी। विराट ने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उनके पिता उनकी मां को जयपाल परिवार से वापस लाने के बाद अंततः सीमांत युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही सूर्यवीर के लिए बड़ी मात्रा में प्राचीन दिव्य धारा मदिरा तैयार की थी। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा न केवल साधना के लिए एक खजाना थी, बल्कि उपचार के लिए एक पवित्र औषधि भी थी। पर्याप्त प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के साथ सूर्यवीर सीमा पर लड़ते समय बहुत अधिक सुरक्षित होंगे। तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। दिवाकर ने हाथ हिलाते हुए कहा। मेरी स्थिति को देखते हुए भले ही मैं इस लौकी की सारी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा पी लूं, फिर भी यह मेरी चोटों को ठीक नहीं कर पाएगी। तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसे रखना चाहिए ताकि तुम दानव जाति के अधिक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को मार सको और हमारी मानव जाति के लिए अधिक योगदान दे सको। वह अपनी स्थिति बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वर्षों से जमा हुई चोटें अत्यंत गंभीर थीं। इसके अलावा जब ठाकुर परिवार ने दक्षिणी महाद्वीप पर अपना भारी हमला शुरू किया तो वह दानव जाति के कमांडर असुर भैरव के साथ युद्ध में लगे हुए थे। स्थिति का आकलन करने के लिए दक्षिणी महाद्वीप तक पहुंचने की अपनी जल्दबाजी में उन्होंने लापरवाही से एक अत्यंत उच्च लागत वाली वर्जित तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे असुर भैरव गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन वह खुद भी एक घातक घाव के साथ रह गए। ऐसी चोट को साधारण आध्यात्मिक औषधि से ठीक नहीं किया जा सकता। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के प्रभाव वास्तव में बहुत अधिक है, जो दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक और मध्य चरणों के विशेषज्ञों के लिए आश्चर्यजनक है। हालांकि बाबा ध्रुव जैसे पावर हाउस के लिए, जिसका एक पैर दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में है, प्रभाव पहले से ही काफी कमजोर है। उनके जैसे शीर्ष स्तरीय अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के लिए प्रभाव और भी कमजोर है। उनकी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की आवश्यक मात्रा खगोलीय होगी। इतनी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के साथ मानव जाति के पास अनगिनत और दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हो सकते थे। इसे उन पर क्यों बर्बाद किया जाए? यदि उतनी ही मात्रा में प्राचीन दिव्य धारा मदिरा सूर्यवीर को दी जाती तो यह उनके लिए दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में टूटने के लिए पर्याप्त हो सकती थी। सूर्यवीर ने केवल 1000 वर्षों तक साधना की है और क्षमता के मामले में वह इस बूढ़े राक्षस से कहीं अधिक महान है जो अनगिनत वर्षों से जीवित है। मानव जाति की भविष्य की उम्मीद सूर्यवीर जैसे युवाओं में निहित है। इस बूढ़े राक्षस को केवल मानव जाति की सीमाओं की रक्षा करने और दानव जाति को आक्रमण करने से रोकने के लिए जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या यह गंभीर चोट उनके जीवन काल या उनके मार्शल आर्ट्स के भविष्य को प्रभावित करेगी, दिवाकर अब इन चीजों की परवाह नहीं करते।
जब तक वह मानव जाति की मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं और मानव जाति के उदय के साक्षी बन सकते हैं, वह अपने जीवन से संतुष्ट रहेंगे। यह देखकर कि दिवाकर ने मना कर दिया, सूर्यवीर के पास शराब की लौकी वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन जैसे लोगों का अपना स्वाभिमान था। यदि दिवाकर ने मना कर दिया और उन्होंने जोर दिया तो इससे दोनों पक्षों के लिए केवल अप्रियता ही पैदा होगी। क्योंकि दिवाकर इस संबंध में उनकी दया को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें दिवाकर का बोझ साझा करने में मदद करने के लिए दानव जाति के कुछ और दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को मारना होगा। सीमांत युद्ध क्षेत्र पर कहीं हिमशिखा, जयवर्धन, वैदेही, यश और बलराम ने अभी एक भीषण लड़ाई खत्म की थी और पीछे हटकर एक चट्टान पर आराम कर रहे थे। इस चट्टान से वे डूबते सूरज की बांध की चमक को युद्ध के मैदान को रोशन करते हुए देख सकते थे, जिसमें कुछ हद तक दुखद वातावरण था। युद्ध के मैदान पर सैन्य शिविर तैनात थे, उनके झंडे शाम की हवा में लहरा रहे थे। आगे वह युद्ध क्षेत्र था जहां अभी दोनों पक्ष भिड़े थे। टूटे हुए हथियार और भाले जमीन पर बिखरे पड़े थे, खून से धरती सनी हुई थी। डूबते सूरज की आखिरी किरणों में नहाया हुआ और शरद ऋतु की हवा के थपेड़ों से दृश्य दुखद वीरानी का एक अवर्णनीय वातावरण बिखेर रहा था। बलराम ने दूर युद्ध के मैदान को देखा, अपनी लौकी से शराब का एक घूंट लिया और उद्गार व्यक्त किया, भाई विराट के पिता सूर्यवीर वास्तव में एक अद्भुत नायक हैं। उन्हें सीमा पर आए हुए केवल आधा महीना हुआ है, फिर भी उन्होंने दानव जाति के 3 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को मार डाला है। ऐसा नायक वास्तव में सराहनीय है और हमारे सर्वोच्च सम्मान के योग्य है। न केवल सीनियर सूर्यवीर बल्कि जूनियर ब्रदर विराट भी एक असाधारण नायक है। पिता और पुत्र दोनों ही हमारी मानव जाति के लिए महान योगदानकर्ता और नायक हैं। जयवर्धन ने गहरी श्रद्धा के साथ जोड़ा। हिमशिखा ने यह सुनकर उन दोनों पर एक नजर डाली और चुप रही। सच कहूं तो उसे सूर्यवीर से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन विराट के मामले में कहानी अलग थी। वह अभी भी उस गुफा के दृश्य को नहीं भूल सकी थी जहां विराट ने उसे निर्वस्त्र कर दिया था और उसे परेशान किया था। हर बार जब वह इसके बारे में सोचती तो उसे उसके प्रति नफरत की एक लहर महसूस होती। इसलिए विराट चाहे कितने भी पृथ्वी हिलाने वाले काम क्यों न कर ले, यह उसके प्रति उसके चरित्र को लेकर उसकी अवमानना को कम नहीं कर सकता था। उसने मानव जाति के लिए विराट के अपार योगदान को स्वीकार किया, लेकिन इसने उसके चरित्र के लिए उसकी नफरत को कम नहीं किया। अगर विराट उसकी उपस्थिति में होता तो वह अभी भी अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे पीटने की इच्छा को रोक नहीं पाती। हिमशिखा की उदासीन निगाहें उन पर से गुजरती देख बलराम का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से जोड़ा, बेशक सीनियर सिस्टर हिमशिखा भी हमारी मानव जाति के लिए एक उल्लेखनीय योगदान करता है। सीनियर सिस्टर हिमशिखा की साधना में तीव्र प्रगति, उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से सीनियर सूर्यवीर से कम नहीं होंगी। बलराम के शब्द सुनकर हिमशिखा ने हल्की सी हुंकार भरी और चुप रही। हालांकि वह बलराम की चापलूसी से काफी प्रसन्न थी। यद्यपि वह विराट से घृणा करती थी, लेकिन इसने सूर्यवीर के लिए उसकी प्रशंसा को कम नहीं किया। वह अब भी बहुत खुश थी कि बलराम ने उसकी तुलना सूर्यवीर से की। वह भी आशा करती थी कि एक दिन वह सूर्यवीर की तरह एक महान नायक बन सकती है, युद्ध के मैदान में दानव जाति के एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को मारकर और मानव जाति के लिए महान योगदान देकर। जयवर्धन ने बलराम पर एक नजर डाली। उसके होंठ अनैच्छिक रूप से भड़क उठे। यह आदमी हाल ही में बहुत बेशर्म हो गया है, बिना शर्माए ये डींगे मारने वाले और चापलूसी भरे शब्द बोलता रहता है। हालांकि जयवर्धन को बलराम की बातों में कुछ भी गलत नहीं लगा। हिमशिखा की प्रगति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। 2 साल पहले अर्धचरण दिव्य विकास लोक में टूटने के बाद हिमशिखा ने तुरंत असुर जयपाल को मार डाला, जो 10 दानव राजकुमारों में 6ठे स्थान पर था और दिव्य योद्धा सूची में 15वें स्थान का दानव कौतुक था। अब केवल 2 छोटे साल बीते हैं और हिमशिखा की ताकत फिर से काफी बढ़ गई है। कुछ समय पहले हिमशिखा ने युद्ध के मैदान पर सीधे दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के एक दानव का सामना किया और पराजित नहीं हुई। अर्धचरण दिव्य विकास लोक साधना स्तर के साथ दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के दानव से लड़ना और पराजित न होना एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है। हिमशिखा के पास अब सच्ची दिव्य विकास लोक युद्ध शक्ति है। हिमशिखा की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के साथ भविष्य में सूर्यवीर के बराबर का पावर हाउस बनना असंभव नहीं है। वास्तव में उसकी अविश्वसनीय रूप से तेज साधना गति को देखते हुए वह दिन शायद दूर नहीं है। आखिरकार सूर्यवीर केवल 20 या 30 वर्षों से दिव्य विकास लोक में है। हिमशिखा की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा सूर्यवीर से बहुत कम नहीं है और दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में उसकी सफलता का समय बहुत कम होने का अनुमान है। विराट से भारी मात्रा में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधन प्राप्त करने के बाद उनकी साधना की गति 100 गुना या 1000 गुना बढ़ गई है। स्वयं जयवर्धन को ही ले लीजिए, वह केवल 10 वर्षों से भी कम समय से अर्धचरण दिव्य विकास लोक में है, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत पहले से ही दिव्य योद्धा सूची के शीर्ष 100 में जगह बनाने के लिए पर्याप्त है। जयवर्धन के अनुमान के अनुसार उसकी वर्तमान साधना गति पर वह कुछ वर्षों में सच्चे दिव्य विकास लोक में टूटने में सक्षम होना चाहिए। यह सब न केवल विराट की वजह से है, बल्कि वैदेही का भी इसमें बड़ा हाथ है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उनके साधना संसाधन सभी वैदेही से आए हैं। अन्यथा उनकी संयुक्त संपत्ति इतनी शानदार साधना स्थितियों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होती। पहले तो वे वैदेही से उन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना संसाधनों को खरीदने का जोखिम उठा सकते थे, लेकिन जब उनकी जेबें खाली हो गईं, तो बाद के सभी साधना संसाधन वैदेही से उधार पर प्राप्त किए गए, बिना भुगतान किए। समूह ने कुछ देर चट्टान पर विश्राम किया और रात होने के बाद वैदेही ने गोपन और छलावरण ताबीज निकाले और सभी को वितरित किए। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी आभा और गतिविधियों को छिपाने के लिए इनमें से एक ताबीज का उपयोग किया और फिर दानव शिविर की ओर रेंगते हुए आगे बढ़ा। जब से वैदेही सीमा पर पहुंची थी, उन्होंने उसके पास मौजूद विभिन्न अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ताबीजों के कारण युद्ध का यह तरीका ईजाद किया था। दिन के दौरान वे मानव सेना का अनुसरण करते थे, दानव शिविर में धावा बोलते थे। रात में अंधेरे की आड़ में वे दानव शिविर में घुसने और उस पर छापा मारने के लिए गोपन और छलावरण ताबीज का उपयोग करते थे। दानव शिविर में पहुंचने पर समूह ने केंद्रीय कमान तंबू को ढूंढ लिया और भीषण हमला कर दिया। दानव शिविर पर अचानक हमला हुआ और 1 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण दानव सेनापति जो सैन्य मामलों पर चर्चा कर रहे थे तुरंत मारे गए। पूरा दानव शिविर अराजकता में डूब गया। अपने हमले में सफल होने के बाद समूह वहां रुका नहीं और दानव सेना द्वारा घेरे जाने से पहले तेजी से पीछे हट गया। इस छापे को पूरा करने के बाद उन्होंने युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया और अपना अभियान जारी रखने के लिए दूसरे क्षेत्र में चले गए। एक बार बड़ी हार का सामना करने के बाद इस युद्ध क्षेत्र में दानव सेना निस्संदेह भविष्य में अधिक सतर्क रहेगी, जिससे एक सफल गुप्त हमला बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए एक रात की छापेमारी पूरी करने के बाद हर कोई तुरंत लड़ाई जारी रखने के लिए अगले युद्ध क्षेत्र में चला जाता था। उत्तरी महाद्वीप में लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि में कबीले के विरासत स्थल के द्वार धीरे धीरे खुले और एक बेहद खूबसूरत युवती बाहर निकली। यह खूबसूरत युवती एक अकल्पनीय आकर्षण बिखेर रही थी। उसकी आंखें एक स्वप्निल प्रकाश से भरी थीं, जो एक ही नजर में सभी प्राणियों को मोहित करने में सक्षम प्रतीत होती थीं। जब यह खूबसूरत युवती बाहर निकली तो महारानी श्वेता सबसे पहले चौंकी। वह तेजी से चमकी और उस महिला के सामने प्रकट हुई। मोहिनी, तुमने सफलतापूर्वक 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की विरासत प्राप्त कर ली? महारानी श्वेता ने पूछा। उनका चेहरा आश्चर्य और खुशी से भरा था। यह खूबसूरत युवती कोई और नहीं बल्कि मोहिनी थी, जिसने 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की विरासत प्राप्त करने के लिए लोमड़ी कबीले के विरासत स्थल में प्रवेश किया था। इस समय मोहिनी न केवल एक शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी, उसकी साधना अर्धचरण दिव्य विकास लोक तक पहुंच गई थी, बल्कि उसका आकर्षण लोमड़ी कबीले की नेता महारानी श्वेता से भी आगे निकल गया था, जो केवल दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में थी। महारानी श्वेता ने अनुमान लगाया कि मोहिनी ने संभवतः 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की विरासत को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, जो उसमें इतना नाटकीय बदलाव आने का एकमात्र कारण था। हाँ कबीला प्रमुख, मैं सफल रही। मोहिनी ने सिर हिलाया। लोमड़ी कबीले के विरासत स्थल में उसने न केवल 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की विरासत प्राप्त की, बल्कि उसकी खुद की जागृत 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा को भी एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला, जो अपनी शक्ति में बहुत अधिक केंद्रित हो गई।
मोहिनी की बातें सुनकर महारानी श्वेता बहुत खुश हुई। मोहिनी द्वारा 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की विरासत का सफल अधिग्रहण ने उनके लोमड़ी दानव कबीले को पुनरुत्थान की नई आशा दी। यह सर्वविदित था कि लोमड़ी कबीले के पूर्वज जिन्होंने 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा को जागृत किया था, अंततः भयानक महाविपत्ति लोक में टूट गए थे। अब जब मोहिनी ने उस पूर्वज की विरासत प्राप्त कर ली है तो वह एक बार फिर लोमड़ी दानव कबीले में महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ बन सकती है। एक बार जब मोहिनी महाविपत्ति लोक में टूट जाती है तो उनका लोमड़ी दानव कबीला एक बार फिर सर्वोच्च शासन कर सकता है और शक्ति सिंधु महाद्वीप का अधिपति बन सकता है। उसी दिन महारानी श्वेता ने लोमड़ी कबीले की एक परिषद बैठक बुलाई जिसमें मोहिनी को लोमड़ी कबीले का युवा स्वामी नियुक्त किया गया। तब से मोहिनी शक्ति सिंधु महाद्वीप पर लोमड़ी दानव वंश के संरक्षक के पद की एकमात्र उत्तराधिकारी होगी। मोहिनी की मां हंसा इस खबर से बहुत खुश थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी एक दिन लोमड़ी कबीले की युवा स्वामी भविष्य की संरक्षक बन जाएगी। जब उसने महारानी श्वेता को इस निर्णय की घोषणा करते सुना तो हंसा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। चंपा यह सुनकर कि मोहिनी विरासत स्थल में एकांतवास से बाहर आ गई है, उसे बधाई देने के लिए तुरंत उत्तरी महाद्वीप के लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि में पहुंची। और नीलिमा यह खबर सुनकर चंपा के साथ ही वहां दौड़ पड़ी। ओहो तुम छोटी लोमड़ी, अपने एकांतवास के बाद तो तुम और भी आकर्षक हो गई हो। नीलिमा ने मोहिनी के चारों ओर चक्कर लगाया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अंत में अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, छोटी लोमड़ी मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, विराट के पास फिर से जाने और उसे लुभाने की कोशिश मत करना, वरना मेरे असभ्य होने का दोष मत देना। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि से जलाकर राख कर दूंगी, मानोगी या नहीं। यह लोमड़ी अब एक अत्यंत मोहक आकर्षण बिखेर रही थी, विशेष रूप से उसका वक्षस्थल जो काफी बड़ा हो गया था, जिससे नीलिमा को थोड़ी जलन हो रही थी। मोहिनी केवल 16 या 17 साल की दिख रही थी, उसे बहुत बड़ी नहीं थी, तो उसके परिवर्तन के बाद उसका वक्षस्थल इतना बड़ा कैसे हो गया। विराट के आसपास की सभी महिलाओं के पास उससे बड़े वक्षस्थल थे, यहाँ तक कि सीधी सादी दिखने वाली बहन चंपा और वह पगली लड़की आयु भी उससे बहुत बड़ी थी। जब से उस हरे वस्त्र वाले लड़के की बातें सुनी थी नीलिमा महिलाओं के वक्षस्थल के आकार को लेकर ग्रस्त हो गई थी। जब भी वह किसी महिला को देखती तो उसकी पहली प्रवृत्ति उसके वक्षस्थल की जांच करना और उसकी तुलना अपने वक्षस्थल से करना होता था, लेकिन उसकी निराशा के लिए ऐसा लगता था कि वह जिस भी महिला को देखती उसका वक्षस्थल उससे बहुत बड़ा होता था। निराश होकर नीलिमा तलवार संप्रदाय के सैन्य शिविर में भी गई और कई जनरलों से पूछा कि क्या पुरुष आमतौर पर बड़े वक्षस्थल वाली महिलाओं को पसंद करते हैं। उसे लगा कि हरे वस्त्र वाला लड़का जानबूझकर उसे हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से 10 में से 9 पुरुषों ने वही उत्तर दिया जो उस लड़के ने दिया था। इस जांच ने नीलिमा को काफी निराश कर दिया, जिससे वक्षस्थल के आकार के साथ उसका जुनून और गहरा हो गया। इस बारे में जानने के बाद से नीलिमा अपना रूप बदलने में और भी संकोच करने लगी थी, इस डर से कि विराट उसका बदला हुआ रूप देखेगा और छोटे वक्षस्थल होने के कारण उसे नापसंद करेगा। नहीं नहीं, मोहिनी की इतनी हिम्मत नहीं। नीलिमा की धमकी सुनकर मोहिनी ने बार-बार उसे विश्वास दिलाया। वह भयभीत थी, यद्यपि वह पहले से ही अर्धचरण दिव्य विकास लोक में टूट चुकी थी और उसकी 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा और भी शुद्ध हो गई थी, फिर भी उसे नीलिमा के सामने एक स्वाभाविक डर महसूस होता था। अपनी छठी रक्त रेखा उन्नति से गुजरने के बाद नीलिमा का रक्त रेखा स्तर लगभग शार्दूल के बराबर था, जो मोहिनी एक लोमड़ी दानव जिसने हाल ही में अपनी 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी रक्त रेखा को जागृत किया था की तुलना में बहुत आगे था। रक्त रेखा स्तर के मामले में मोहिनी अभी भी नीलिमा द्वारा बहुत अधिक दबी हुई थी। नीलिमा मोहिनी को डराना बंद करो। यह दृश्य देखकर चंपा ने लाचारी से कहा। नीलिमा अच्छी तरह जानती थी कि उसकी छोटी बहन मोहिनी डरपोक है, फिर भी उसे डराने में मजा आता था। ओह प्यारी बहन चंपा, तुम बहुत ही दयालु हो, उस लोमड़ी का आकर्षक चेहरा तो देखो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह विराट को मोहित कर लेगी। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, सावधान रहो, नहीं तो विराट इतना मोहित हो जाएगा कि वह तुमसे फिर कभी बात नहीं करेगा। यंग मास्टर ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए, है ना। नीलिमा की बातें सुनकर चंपा थोड़ा हिचकिचाई। यह जरूरी नहीं कि सच हो, बहुत कम पुरुष अच्छे होते हैं और विराट कोई अपवाद नहीं है। जैसे ही नीलिमा ने चंपा को समझाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए, उसे अचानक अपने सिर पर तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे माथे पर जोर का तमाचा लगा हो। किस कमीने की हिम्मत हुई मुझे मारने की, क्या वे जीने से थक गए हैं। अचानक ऐसे प्रहार से नीलिमा तुरंत भड़क गई, गुस्से में पीछे मुड़ी और गालियां देने लगी। हालांकि उसकी गाली उसके मुंह से निकली ही थी कि उसने देखा कि उसके पीछे कौन है और उसकी आवाज अचानक रुक गई। विराट तुम कब आए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। नीलिमा ने तुरंत लापरवाह होने का नाटक किया, विराट को शांत और संयमित भाव से देखा। हालांकि उसकी टालमटोल और चंचल निगाहें उसके दोषी विवेक को नहीं छिपा सकती थीं। विराट के पीछे उसकी बुराई करना और फिर रंगे हाथों विराट द्वारा पकड़े जाना, यहां तक कि मोटी चमड़ी वाली नीलिमा भी थोड़ा दोषी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। पगली चिड़िया, ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ समय तक तुम्हारी पिटाई न करूं तो तुम फिर से घमंडी होने लगोगी, विराट ने नीलिमा को देखते हुए काले चेहरे के साथ कहा। इस पगली चिड़िया ने चंपा को भ्रष्ट कर दिया था और दिव्य पवन महल की स्वामिनी को गुमराह किया था और अब वह वास्तव में चंपा का ब्रेन वॉश करना और उसे धोखा देना जारी रखना चाहती थी, जिसे विराट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस पगली चिड़िया के प्रभाव में चंपा के दिमाग में उसकी बुद्धिमान और शक्तिशाली छवि को बहुत नुकसान पहुंचा था। अगर वह इस पगली चिड़िया द्वारा मूर्ख बनती रही तो विराट को यह भी संदेह था कि चंपा अन्य शेरनी जैसी औरतों की तरह बन सकती है और ईर्ष्या करने लग सकती है। यह देखकर कि विराट फटने वाला है, नीलिमा जल्दी से चंपा के पीछे छिपने के लिए उड़ गई। अगर विराट ने उसे पकड़ लिया तो इस बार वास्तव में उसकी पिटाई हो सकती है। यंग मास्टर, चंपा ने मधुरता से पुकारा। यंग मास्टर, विराट को आते देख मोहिनी ने दबी हुई आवाज में डरते हुए पुकारा। यद्यपि विराट उसके प्रति हमेशा दयालु और सौम्य था और कभी भी भाव नहीं खाता था, लेकिन नीलिमा द्वारा बार-बार धमकी दिए जाने के बाद वह नीलिमा के सामने विराट के बहुत करीब होने की हिम्मत नहीं करती थी। चंपा, उस पगली छोटी चिड़िया की बकवास मत सुनो। विराट ने हाथ बढ़ाया और चंपा के बालों को सहलाया। जी जी, मुझे आप पर विश्वास है यंग मास्टर। यह सुनकर चंपा ने जल्दी से सिर हिलाया। उसे भी लगा कि यंग मास्टर उस तरह के व्यक्ति नहीं है जैसा कि नीलिमा ने बताया था। यद्यपि यंग मास्टर वास्तव में थोड़े दिलफेंक थे और उनके आसपास कई महिलाएं थीं, जैसा कि नीलिमा ने कहा था। उसे लगा कि यंग मास्टर उस तरह के व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ इसलिए उसके बारे में अपना विचार बदल देंगे क्योंकि उनके पास अन्य महिलाएं थीं। यह अच्छा है कि तुम समझती हो। यह सुनकर विराट ने कुछ राहत के साथ सिर हिलाया। बोलते समय विराट ने चंपा के पीछे छिपी नीलिमा को घूरा और कहा, पगली छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर मैंने कभी तुम्हें चंपा के पीछे मेरे बारे में बुरा बोलते हुए सुना तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। विराट के शब्द सुनकर नीलिमा तुरंत चुप हो गई। इस बार वह विराट द्वारा रंगे हाथों पकड़ी गई थी और बहुत दोषी महसूस कर रही थी, इसलिए उसने उससे बहस करने की हिम्मत नहीं की। छोटी लोमड़ी, क्या तुमने 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की विरासत सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली है। विराट ने मोहिनी की ओर मुड़कर पूछा। वह इस बार उत्तरी महाद्वीप में लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि में इसलिए आया था क्योंकि उसने मोहिनी के एकांतवास से बाहर आने की खबर सुनी थी और इसलिए भी कि उसे एल्डर तेज तेंदुआ से खबर मिली थी कि राक्षस दरबार के लोग भल्लोक कबीले के क्षेत्र में आ गए हैं। एल्डर तेज और राका भेदिया कई वर्षों से उत्तरी महाद्वीप में एक खुफिया नेटवर्क बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। कई वर्षों के अथक प्रयासों के बाद विराट के मजबूत समर्थन के साथ उसने एल्डर तेज और राका में बहुत सारे संसाधन निवेश किए थे, जिसमें 30 से अधिक जन्मजात दिव्य अस्त्र शामिल थे। संसाधनों के इतने बड़े निवेश के साथ तेंदुए और भेदिये ने उत्तरी महाद्वीप में एक विशाल खुफिया नेटवर्क बनाया था। कई शक्तिशाली दानव काल रात्रि शिविर की उत्तरी महाद्वीप शाखा के लिए जासूस बन गए थे। वर्षों से एल्डर तेज इस खुफिया नेटवर्क को बनाने में अत्यधिक सफल रहे हैं और विराट ने उन्हें हाथों हाथ पुरस्कृत किया है। इन पुरस्कारों में बड़ी मात्रा में तीसरे संस्करण के नागदंत चावल और प्राचीन महाद्वीप के झरने का पानी और यहाँ तक कि प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक लौकी भी शामिल थी। इन संसाधनों के समर्थन से और कई वर्षों की कठिन साधना के बाद एल्डर तेज ने हाल ही में दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में प्रवेश किया। क्योंकि उनके पास एक विशाल खुफिया नेटवर्क है, एल्डर तेज लगभग हमेशा पंचम संरक्षक गरुड़ जैसे शक्तिशाली राक्षसों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं।
जिस क्षण संरक्षक गरुड़ और अन्य शक्तिशाली दानव भल्लुक कबीले के क्षेत्र में पहुंचे, एल्डर तेज ने विराट को खबर दी। जी यंग मास्टर। विराट के शब्द सुनकर मोहिनी ने जल्दी से हिलाया। हम बहुत अच्छा अच्छा काम करते रहो। विराट ने उन पर एक नजर डाली और कहा, 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की विरासत प्राप्त करने के बाद इस छोटी लोमड़ी का साधना स्तर अर्धचरण दिव्य विकास लोक तक बढ़ गया। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि मोहिनी की मार्शल आर्ट्स क्षमता में भी काफी सुधार हुआ है। ऐसा लग रहा था कि 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की विरासत प्राप्त करते समय उसकी रक्त रेखा भी काफी बढ़ गई थी। जी यंग मास्टर। विराट के शब्द सुनकर मोहिनी ने बड़ी खुशी के साथ बार बार सिर हिलाया। 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की विरासत को सफलतापूर्वक प्राप्त करने से उसे विशेष खुशी नहीं हुई थी, लेकिन विराट की प्रशंसा ने उसे अपार आनंद से भर दिया। अत्यधिक प्रसन्न होकर उसके चेहरे पर एक खुशमिजाज मुस्कान आ गई और उसकी खूबसूरत आंखें 2 अर्धचंद्रों में बदल गईं। 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की विरासत प्राप्त करने के बाद पहले से ही अद्वितीय आकर्षण रखने वाली मोहिनी की मुस्कान ने अब उसे और भी अधिक मोहक और मनमोहक बना दिया था। यहां तक कि विराट भी क्षण भर के लिए उसकी मोहक मुस्कान से मंत्रमुग्ध हो गए। उसे कई बार देखा। विराट को अपनी ओर घूरते देख मोहिनी को शर्म और खुशी दोनों महसूस हुई। उसका दिल हिरण की तरह धड़क रहा था। उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। जैसे ही वह खुशी, शर्म और फड़फड़ाते दिल के इस मिश्रण में डूबी हुई थी, अचानक उसके कानों में एक ठंडी हुंकार गूंज उठी। ये सुनकर मोहिनी अचानक अपने दिवा स्वप्न से बाहर आ गई। वह हुंकार के स्रोत को देखने के लिए मुड़ी और देखा कि नीलिमा उसे बुरी नीयत से घूर रही है। नीलिमा का भयंकर भाव देखकर मोहिनी तुरंत भयभीत हो गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अब विराट को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इस समय मोहिनी को घबराहट की एक लहर महसूस हुई। क्या नीलिमा को लगेगा कि वह यंग मास्टर को लुभा रही है और बाद में उसके पीछे आएगी? ऐसा लग रहा था कि उसे अभी के लिए बहन चंपा के करीब रहना होगा। केवल बहन चंपा ही उसे इस नीलिमा के नुकसान से बचा सकती थी। यद्यपि वह पहले से ही अर्धचरण दिव्य विकास लोक में टूट चुकी थी, साधना में नीलिमा से एक पूरे दायरे से आगे निकल गई थी, लेकिन नीलिमा का डर उसमें गहराई से समाया हुआ था। इसके अलावा युद्ध शक्ति के मामले में वह नीलिमा को हराने में सक्षम नहीं हो सकती थी, और नीलिमा द्वारा उस पर डाले गए रक्त रेखा के दमन का तो जिक्र ही क्या। यंग मास्टर आप आ गए। जैसे ही मोहिनी बहुत घबराई हुई थी, महारानी श्वेता भी विराट को सम्मान देने के लिए वहां पहुंची। जी कबीला प्रमुख श्वेता, अपने आप को तैयार करें। अनुमान है कि कुछ ही समय में हमें राक्षस दरबार के विशेषज्ञों के साथ एक कठिन लड़ाई लड़नी होगी। विराट ने सिर हिलाया और कहा, यंग मास्टर क्या आप कह रहे हैं कि संरक्षक गरुड़ और अन्य राक्षस दरबार विशेषज्ञ पहले ही भल्लुक कबीले के क्षेत्र में आ चुके हैं? विराट के शब्द सुनकर महारानी श्वेता तुरंत हैरान रह गई और जल्दी से पूछा। उनका सूचना नेटवर्क एल्डर तेज की तुलना में बहुत कम कुशल था। एल्डर तेज काल रात्रि शिविर के विशाल खुफिया नेटवर्क के माध्यम से तुरंत संरक्षक गरुड़ और अन्य राक्षस दरबार विशेषज्ञों के ठिकाने को समझ सकते थे, लेकिन महारानी श्वेता के पास ऐसी क्षमताएं नहीं थी। इसके अलावा एल्डर तेज उन्हें काल रात्रि शिविर की खबरें रिपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए अब तक महारानी श्वेता को अभी भी नहीं पता था कि संरक्षक गरुड़ और अन्य लोग भल्लुक कबीले के क्षेत्र में आ चुके हैं। वास्तव में राक्षस दरबार इस बार काफी विशेषज्ञों को लाया है। आपके लोमड़ी कबीले को अच्छी तरह से तैयार होने की जरूरत है। आगामी लड़ाई संभवतः कठिन होगी। विराट ने कहा। राक्षस दरबार अपने साथ पूरे 5 मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और 10 प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक योद्धा लाया था। एक फॉर्मिडेबल दुर्जय बल। मैं अभी जाकर तैयारी करती हूँ। विराट के शब्द सुनकर महारानी श्वेता ने जल्दी से जवाब दिया। वह फिर लोमड़ी कबीले के भीतर मामलों को व्यवस्थित करने के लिए जल्दी से चली गई। आगामी युद्ध की तैयारी कर रही थी। चूंकि लोमड़ी कबीले को विराट और तलवार संप्रदाय का संरक्षण प्राप्त हुआ था, इसलिए उनकी गतिविधियों को अब अतीत की तरह डरपोक और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी। लोमड़ी दानव कबीले के कई सदस्य अपनी पैतृक मातृभूमि से दूर विभिन्न दुर्लभ और कीमती सामग्रियों का खनन करने और आध्यात्मिक खदानों का पता लगाने के लिए बिखर गए, ताकि इन्हें तलवार संप्रदाय में युद्ध गुणों और साधना संसाधनों के लिए बदला जा सके। तलवार संप्रदाय का समर्थन प्राप्त करने के बाद लोमड़ी कबीले की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में लोमड़ी कबीले के भीतर कई अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धा दिव्य विकास लोक में टूट गए। अब महारानी श्वेता और एल्डर ललिता के अलावा पूरे लोमड़ी कबीले में 5 और दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हैं, जिससे लोमड़ी कबीले में दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की कुल संख्या 7 हो गई है। अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। लोमड़ी कबीले के बड़ी संख्या में योद्धा जिन्होंने लंबे समय से आरोहण लोक के शिखर पर अनुभव संचित किया था, वे टूट गए, क्योंकि तलवार संप्रदाय ऐसे अद्भुत संसाधनों के लिए विभिन्न आध्यात्मिक खदानों, जड़ी बूटियों और दुर्लभ खजानों का विनिमय कर सकता था। इसलिए पूरे लोमड़ी कबीले का विभिन्न दुर्लभ खजानों के खनन के लिए उत्साह बढ़ गया। लोमड़ी कबीले के कई सदस्य भल्लुक दानव कबीले के क्षेत्र में काम करने के लिए भी गए। अब जब एक महान युद्ध आसन्न है, तो महारानी श्वेता को स्वाभाविक रूप से इन बिखरे हुए लोमड़ी कबीले के सदस्यों को वापस बुलाने की जरूरत है, ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। उत्तरी महाद्वीप भल्लुक कबीले का क्षेत्र। तुम्हारे पूरे भल्लुक कबीले में अब केवल तुम 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ बचे हो। महाराज कुंभक की बातें सुनने के बाद राक्षस दरबार के पंचम संरक्षक गरुड़ बेहद गंभीर दिखे। हाँ, 3 साल पहले उस दुष्ट महारानी श्वेता और तलवार संप्रदाय ने हम पर घात लगाकर हमला किया, जिससे हमें भारी नुकसान हुआ। अंत में हमारे भल्लुक कबीले के सभी बचे हुए दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ महारानी श्वेता और तलवार संप्रदाय द्वारा मारे गए। केवल मैं और तीसरे एल्डर ही जीवित बचे। महाराज कुंभक ने सिर झुकाकर दबी आवाज में कहा। इस समय महाराज कुंभक में अब अतीत का अहंकार नहीं था। संरक्षक गरुड़ राक्षस दरबार के 5वें संरक्षक के सामने उनमें अब उनके सामने खड़े होने का आत्मविश्वास नहीं था। शायद ताकत के मामले में वह संरक्षक गरुड़ से बहुत कमजोर नहीं थे, लेकिन भल्लुक कबीले को 2 भारी नुकसान हुए थे और इसकी ताकत अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब यदि उनका भल्लुक कबीला जीवित रहना चाहता था, तो वे केवल दूसरों पर निर्भर रह सकते थे। महाराज कुंभक की बातें सुनकर संरक्षक गरुड़ की सांसें कुछ भारी हो गईं। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि भल्लुक कबीला इतनी अस्त व्यस्त स्थिति में होगा। एक समय 5 महान दानव कबीलों में से एक भल्लुक कबीले के पास अब केवल 2 दिव्य विकास लोक योद्धा बचे थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि भल्लुक कबीले में पहुंचने के बाद वह लोमड़ी कबीले पर हमला करने के लिए उनके साथ सेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब जब भल्लुक कबीला ऐसी स्थिति में था, तो उनकी मुख्य सेना के अलावा जो मुश्किल से उपयोग करने योग्य थी, उनकी उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति व्यावहारिक रूप से बेकार थी। लोमड़ी कबीले को तलवार संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था और अकेले उनके राक्षस दरबार के विशेषज्ञ उनसे निपटने में सक्षम नहीं हो सकते थे। लेकिन उन्होंने यहां आने के लिए करोड़ों मील की यात्रा की थी। वे कुछ भी किए बिना नहीं जा सकते थे। यह उनके राक्षस दरबार के लिए बहुत शर्म की बात होगी। अगर उन्होंने ऐसा किया, तो यह कहना मुश्किल था कि वापस लौटने के बाद संरक्षक गरुड़ पंचम संरक्षक के रूप में अपना पद बरकरार रख पाएंगे या नहीं। हम कचरे का ढेर। संरक्षक गरुड़ और अधिक क्रोधित हो गए। अंत में महाराज कुंभक पर एक नजर डाली और भारी हुंकार भरी। संरक्षक गरुड़ के अपमान के बावजूद महाराज कुंभक ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अगर यह पहले की बात होती, तो वह तुरंत संरक्षक गरुड़ पर पलटवार कर देते कि उन्होंने इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन दुर्भाग्य से उनका भल्लुक कबीला अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब उनमें वह साहस या आत्मविश्वास नहीं था। लंबे समय तक विचार करने के बाद संरक्षक गरुड़ ने अंततः अंतरिक्ष को चीर दिया। उनका दिव्य चेतना अवतार लोमड़ी कबीले पर संयुक्त हमले पर चर्चा करने के लिए भेड़िया कबीले के क्षेत्र में उतर गया। भल्लुक कबीले की ताकत बहुत कम हो गई थी। केवल भेड़िया कबीले के साथ सेना में शामिल होकर ही उनके पास लोमड़ी कबीले को हराने का मौका हो सकता था। यद्यपि भेड़िया कबीले की ताकत अपने चरम पर भल्लुक कबीले की तुलना नहीं कर सकती थी, फिर भी यह 5 महान दानव कबीलों में से एक था और इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कृपया हमें आपको उत्तर देने से पहले पंचम संरक्षक के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति दें। संरक्षक गरुड़ के प्रस्ताव को सुनने के बाद भेड़िया कबीले के प्रमुख सरदार भैरव ने लंबी चुप्पी के बाद कहा। सरदार भैरव, बेहतर होगा कि तुम इस बारे में ध्यान से सोच लो। गलत चुनाव मत करना और अपने भेड़िया कबीले के पूर्ण विनाश का कारण मत बनना। अब न केवल भल्लुक दानव कबीले ने पूरी तरह से राक्षस दरबार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, बल्कि तुम्हारा नरसिंह दानव कबीला भी जमा हो गया है। 5 महान दानव कबीलों में से 2 चले गए हैं। केवल 3 बचे होने के साथ क्या तुम्हारे पास अभी भी राक्षस दरबार के खिलाफ खड़े होने की योग्यता है?
संरक्षक गरुड़ ने सरदार भैरव की ओर देखा और उपहास किया। संरक्षक गरुड़ के शब्द सुनकर सरदार भैरव की निगाहें गहरी हो गईं और उनके चेहरे के भाव प्रकाश और छाया के बीच बदल गए। कुछ साल पहले उन्होंने वास्तव में यह खबर सुनी थी कि नरसिंह दानव कबीले ने राक्षस दरबार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह कहा गया था कि जब नरसिंह दानव कबीले ने पूर्वी महाद्वीप पर हमला किया तो वे शर्मा परिवार के एक एल्डर शिखर शर्मा द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जयश्रीगढ़ की लड़ाई में उन्होंने 3 मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों और 7 प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं को खो दिया, जिससे उन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ। अपने नुकसान की गंभीरता के मामले में नरसिंह दानव कबीला केवल भल्लुक दानव कबीले के बाद दूसरे स्थान पर था। शर्मा परिवार के एल्डर शिखर शर्मा के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए नरसिंह दानव कबीले ने दानव सम्राट के हस्तक्षेप के लिए एक शर्त के रूप में राक्षस दरबार में शामिल होने की पेशकश की। दुर्भाग्य से दानव सम्राट के हस्तक्षेप के बावजूद एल्डर शिखर शर्मा के साथ लड़ाई ड्रॉ रही। दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए और शिखर शर्मा मारे नहीं गए। शर्मा परिवार के प्रतिशोध के डर से और उनसे अकेले लड़ने में असमर्थ होने के कारण नरसिंह दानव कबीले के पास राक्षस दरबार की शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब यह खबर फैली तो इसने पूरी दानव जाति को हिलाकर रख दिया, जिससे भारी हंगामा हुआ। यह 5 प्रमुख दानव कबीलों के लिए विशेष रूप से सच था, जो गहरे सदमे में थे। आखिरकार नरसिंह दानव कबीला राक्षस दरबार के खिलाफ उनके गठबंधन में एक प्रमुख शक्ति था। नरसिंह दानव कबीला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, जिसके पास 9 मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और 30 प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे, जो उन्हें दिव्य विकास लोक योद्धाओं की संख्या के मामले में राक्षस दरबार के सबसे करीब बनाते थे। अब जब नरसिंह दानव कबीले ने राक्षस दरबार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है तो 5 प्रमुख दानव कबीलों के गठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि राक्षस दरबार की ताकत बहुत बढ़ गई है। भल्लुक दानव कबीला लोमड़ी दानव कबीले के खिलाफ अपने संघर्ष में भारी नुकसान झेलने के बाद व्यावहारिक रूप से अपंग हो गया है और अब किसी काम का नहीं है। इसके अलावा भल्लुक दानव कबीले ने भी राक्षस दरबार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। 5 प्रमुख दानव कबीलों में से 2 के चले जाने के बाद शेष 3 अब राक्षस दरबार का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है और उनका अंतिम आत्मसमर्पण केवल समय की बात है। यदि वे आज संरक्षक गरुड़ के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो भेड़िया कबीले का भविष्य अंधकारमय होने की संभावना है, लेकिन अगर वे संरक्षक गरुड़ की मांगों से सहमत होते हैं तो वे अनिवार्य रूप से लोमड़ी दानव कबीले के खिलाफ खड़े होंगे। लोमड़ी दानव कबीला भेड़िया कबीले के लिए महत्वहीन है। सबसे महत्वपूर्ण कारक तलवार संप्रदाय है, जो लोमड़ी दानव कबीले के पीछे खड़ा है। इससे पहले राका ने बार-बार उन पर जोर दिया था कि उन्हें कभी भी तलवार संप्रदाय के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए, अन्यथा यह उनके भेड़िया कबीले पर विनाश लाएगा। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उन्हें राका की चेतावनी याद थी कि सरदार भैरव निर्णय लेने में इतने हिचकिचा रहे थे। यदि तुमने सोच लिया है तो भल्लुक कबीले के क्षेत्र में आओ और मुझे बताओ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा भेड़िया कबीला कोई मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं लेगा। संरक्षक गरुड़ ने उन पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा। इसके साथ उसने एक स्थानिक दरार को चीर दिया, उसमें कदम रखा और गायब हो गया। कबीला प्रमुख, आप अभी भी किस बात के लिए झिझक रहे हैं? बस पंचम संरक्षक से सहमत हो जाइए। यह लोमड़ी कबीले को मिटाने का सहस्राब्दी में एक बार मिलने वाला अवसर है। संरक्षक गरुड़ के जाने के बाद भेड़िया कबीले के 6ठे एल्डर तेजी ने उत्सुकता से कहा, इस मामले पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। क्या तुमने राका को यह कहते नहीं सुना कि तलवार संप्रदाय अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है? उसने हमें बार-बार चेतावनी दी कि हम तलवार संप्रदाय से न भिड़ें, वरना यह हमारे भेड़िया कबीले के लिए एक बड़ी आपदा होगी। सरदार भैरव ने विचारपूर्वक कहा। राका, तुम हमेशा राका के बारे में सोचते हो। एल्डर तेजी गरजे। वह बिना रीढ़ का कायल। उसका इंसानों के सामने आत्मसमर्पण करना एक बात है, लेकिन वह हमें धमकाता रहता है। वह जो कुछ भी करता है वह अपने फायदे के लिए करता है। वह चिंतित है कि यदि हमारा भेड़िया कबीला उसके मालिक से भिड़ गया तो यह उसके मालिक के साथ उसकी प्रतिष्ठा और स्थिति को प्रभावित करेगा। तलवार संप्रदाय उतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जितना वह दावा करता है। वह बस नहीं चाहता कि हम उसके हितों और उसके मालिक के साथ उसकी स्थिति को प्रभावित करें। एल्डर तेजी की बातें सुनकर सरदार भैरव हिचकिचाए। एल्डर तेजी की बातों में दम था। अब जब राका ने इंसानों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था तो हो सकता है कि वह अब भेड़िया कबीले के हितों पर विचार नहीं कर रहा हो। वह बहुत अच्छी तरह से स्वार्थ से काम कर सकता है, जानबूझकर तलवार संप्रदाय की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बता सकता है। कबीला प्रमुख, संकोच मत कीजिए। यह जीवन में एक बार आने वाला अवसर है। एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला जाएगा। एल्डर तेजी ने ईमानदारी से जारी रखा। क्या आप चाहते हैं कि हमारा भेड़िया कबीला लोमड़ी कबीले और तलवार संप्रदाय के खिलवाड़ और उत्पीड़न को झेलता रहे? क्या आपको याद नहीं है कि उस छोटी कुतिया महारानी श्वेता और महारानी रेणुका ने कुछ समय पहले हमारे भेड़िया कबीले से कितने खजाने चुराए थे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हमारा भेड़िया कबीला जल्द ही उनके द्वारा खाली कर दिया जाएगा। एल्डर तेजी की बातें सुनकर सरदार भैरव तुरंत ललचा गए। कबीला प्रमुख, मुझे लगता है कि एल्डर तेजी की बात सही है। भेड़िया कबीले के महान एल्डर ज्वाला ने कहा। इसके अलावा भले ही तलवार संप्रदाय वास्तव में उतना शक्तिशाली हो, इस बार यह राक्षस दरबार भल्लुक कबीले और हमारे भेड़िया कबीले के बीच एक त्रिपक्षीय गठबंधन है। हमारी संयुक्त शक्ति तलवार संप्रदाय से डरने वाली नहीं हो सकती है। मैंने सुना है कि तलवार संप्रदाय उतना ही अमीर है जितना कि तलवार कबीला। यदि हम लोमड़ी कबीले और तलवार संप्रदाय को नष्ट करने के इस अवसर का लाभ उठाते हैं तो हमारा भेड़िया कबीला भी एक भाग्य बना सकता है। ठीक है, उस स्थिति में चलिए यह करते हैं। एल्डर तेजी और एल्डर ज्वाला के बार-बार समझाने के बाद सरदार भैरव ने आखिरकार लोमड़ी कबीले पर हमला करने के लिए राक्षस दरबार और भल्लुक कबीले के साथ सेना में शामिल होने का मन बना लिया। कबीला प्रमुख बुद्धिमान है, यह देखकर कि सरदार भैरव ने आखिरकार अपना मन बना लिया है और सहमत हो गए हैं। एल्डर तेजी बहुत खुश हुए। तुरंत सरदार भैरव ने अंतरिक्ष को चीर दिया, अपने दिव्य चेतना अवतार को भल्लुक कबीले के क्षेत्र में भेजा ताकि संरक्षक गरुड़ और महाराज कुंभक के साथ अगले कदमों पर चर्चा की जा सके। उत्तरी महाद्वीप लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि। एल्डर तेज ने विराट को पाया और भेड़िया कबीले के भीतर क्या हुआ था इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी। एल्डर तेज का खुफिया नेटवर्क अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। भेड़िया कबीले के भीतर भी उनके पास कई जासूस थे। उनके भारी वित्तीय आक्रामक के तहत भेड़िया कबीले के कई दिव्य विकास लोक एल्डरों को जीत लिया गया था। जन्मजात दिव्य अस्त्रों से रिश्वत दी गई थी और उन्हें उनके मुखबिरों में बदल दिया गया था। यह सब पूरी तरह से अज्ञात था, यहाँ तक कि भेड़िया कबीले के प्रमुख सरदार भैरव को भी नहीं पता था। सरदार भैरव को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि विराट भेड़िया कबीले के भीतर उनकी गुप्त साजिशों से पूरी तरह अवगत है। भेड़िया कबीला मौत को दावत दे रहा है। एल्डर तेज की रिपोर्ट सुनने के बाद विराट के चेहरे का भाव थोड़ा गहरा हो गया। इससे पहले राका के विचार से उसने भेड़िया कबीले के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की थीं। उन्हें जाने देने का विकल्प चुना था, लेकिन अब भेड़िया कबीले ने भल्लुक कबीले और राक्षस दरबार के साथ मिली भगत करने का विकल्प चुना था। लोमड़ी कबीले और तलवार संप्रदाय के खिलाफ सेना में शामिल होने का प्रयास किया था। यह उसकी सहनशीलता से परे था। जाओ, राका को बुलाओ। विराट ने एल्डर तेज से बात करने से पहले कुछ पल सोचा। जी यंग मास्टर। एल्डर तेज ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए उत्तर दिया और पीछे हट गए। कुछ देर बाद एल्डर तेज राका के साथ विराट के निवास पर लौटे। यंग मास्टर, आप यहाँ कैसे? राका ने विराट को प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक पूछा। जितना अधिक वह विराट के बारे में जानता था उसका विस्मय उतना ही गहरा होता गया। विराट का स्वभाव, बुद्धिमत्ता और रणनीति वास्तव में एक महान शासक की थी। उसके पास मौजूद अविश्वसनीय संसाधनों के साथ तलवार संप्रदाय अनिवार्य रूप से शक्ति सिंधु महाद्वीप पर प्रमुख शक्ति बन जाएगा। उस समय न केवल मानव गठबंधन तलवार संप्रदाय से आगे निकल जाएगा, बल्कि दानव और राक्षस जातियां भी अंततः इसकी भारी शक्ति के सामने झुक जाएंगी। बेशक दानव जाति के लिए विराट की नफरत और मनुष्यों और दानवों के बीच खून की दुश्मनी को देखते हुए दानव जाति के पास संभवतः आत्मसमर्पण का कोई मौका नहीं होगा, केवल पूर्ण विनाश होगा। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह विराट और तलवार संप्रदाय की भयानक शक्ति को समझता था कि राका ने बार-बार भेड़िया कबीले को चेतावनी दी थी कि वे कभी भी तलवार संप्रदाय का विरोध न करें, अन्यथा यह भेड़िया कबीले पर विनाशकारी परिणाम लाएगा। एल्डर तेज, राका को बताओ कि अभी क्या हुआ? विराट ने एल्डर तेज की ओर देखते हुए कहा।
यद्यपि राका और एल्डर तेज ने संयुक्त रूप से उत्तरी महाद्वीप में खुफिया नेटवर्क स्थापित किया था, लेकिन यह नेटवर्क मुख्य रूप से एल्डर तेज के नेतृत्व में था। राका केवल उनके डिप्टी के रूप में कार्य कर रहा था। कई वर्गीकृत जानकारी आइटम विराट की अनुमति के बिना राका को भी प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था, इसलिए अब तक राका भेड़िया कबीले के निर्णय से अनजान था। राका, तुम इस मामले के बारे में क्या सोचते हो? एल्डर तेज के बोलना समाप्त करने के बाद विराट ने राका को घूरा और पूछा। यंग मास्टर, सरदार भैरव और अन्य लोगों ने हमारी सलाह को नजरअंदाज किया और जानबूझकर काम किया। यह उनकी अपनी गलती है। चूंकि वे मौत को दावत देने पर आमादा हैं, तो उन्हें उनका रास्ता अपनाने दें। राका ने विराट को फिर से गहरा प्रणाम किया और भारी आवाज में कहा, यंग मास्टर ने पहले भेड़िया कबीले पर हमला न करके मुझे पहले ही काफी सम्मान दिया है। मैं आपकी दया के लिए बहुत आभारी हूं और सरदार भैरव और अन्य लोगों का सफाया करने के लिए आपका मोहरा बनने को तैयार हूं। क्या तुम्हें यकीन है? राका की बातें सुनकर विराट ने उसे कुछ आश्चर्य से देखा और पूछा। मुझे यकीन है, राका ने दृढ़ता से कहा। हालांकि मेरा एक और अनुरोध है और मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर इसे स्वीकार करेंगे। ओह, यह क्या है? मुझे बताओ, विराट ने रुचि के साथ कहा। सरदार भैरव और अन्य लोग मरने के लायक हैं, उन्हें मारना उनका उचित दंड है। हालांकि कबीले के वे साधारण सदस्य निर्दोष हैं, उन्हें केवल सरदार भैरव और उनके समूह द्वारा कार्रवाई के लिए मजबूर किया गया था। मैं आपसे भीख मांगता हूं, यंग मास्टर, उन्हें बख्श दें। मैं वादा करता हूं कि सरदार भैरव और उनके समूह का सफाया करने के बाद मैं पूरे भेड़िया कबीले को तलवार संप्रदाय के अधीन करने और आपके आदेशों का पालन करने के लिए नेतृत्व करूंगा। राका ने एक घुटने पर बैठकर ईमानदारी से विनती की। उसने सरदार भैरव और अन्य लोगों के लिए भीख नहीं मांगी, क्योंकि उन्होंने इसे अपने ऊपर लाया था, इसलिए कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता था। उसने उन्हें पहले भी बार बार चेतावनी दी थी और वह पहले से ही सरदार भैरव और उनके समूह के प्रति दयालु से अधिक रहा था। हालांकि वह कभी भेड़िया कबीले के 3 सबसे मजबूत सदस्यों में से एक था और वह नहीं चाहता था कि भेड़िया कबीले को सरदार भैरव द्वारा गुमराह होते देखा जाए। यदि भेड़िया कबीला तलवार संप्रदाय का विरोध करने के रास्ते पर चलता रहा तो उनका विनाश अपरिहार्य होगा। वह केवल इतना कर सकता था कि भेड़िया कबीले के साधारण सदस्यों को बचाने की पूरी कोशिश करे। ठीक है, मैं सहमत हूं। राका की बातें सुनकर विराट बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। जब तक तुम भेड़िया कबीले पर कब्जा कर लेते हो, मैं उन्हें इस बार बख्श दूंगा। सरदार भैरव और कुछ अन्य लोगों के अलावा बाकी भेड़िया कबीले के सदस्य तुमसे निपटने के लिए हैं। धन्यवाद यंग मास्टर। विराट के शब्द सुनकर राका बहुत खुश हुआ और सम्मानपूर्वक विराट को फिर से प्रणाम किया, अपना आभार व्यक्त किया। ठीक है, उठो। विराट ने हाथ हिलाया और कहा, जी यंग मास्टर। राका आज्ञाकारी रूप से जमीन से खड़ा हो गया। उत्तरी महाद्वीप, भल्लुक कबीले का क्षेत्र। कुछ चर्चा के बाद सरदार भैरव और संरक्षक गरुड़ ने अंततः निर्णय लिया कि प्रत्येक पक्ष सेना भेजेगा, फिर लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि के उत्तर पूर्व में मिलेगा और फिर संयुक्त रूप से लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि पर हमला करेगा। आखिरकार भल्लुक कबीले का क्षेत्र लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि के पूर्व में स्थित था, जबकि भेड़िया कबीले का क्षेत्र लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि के उत्तर पश्चिम में स्थित था। मिलने का स्थान लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि के उत्तर पूर्व में होगा, जो भल्लुक कबीले और भेड़िया कबीले की पैतृक भूमि के बीच सबसे कम दूरी थी। तलवार संप्रदाय की दुर्जय ताकत को देखते हुए कोई भी पक्ष अकेले कार्य करने और लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। केवल सेना में शामिल होकर ही उन्हें इतना आत्मविश्वास मिल सकता था। तो यह तय हो गया, हमारा भेड़िया कबीला इस अभियान में भाग लेने के लिए 11 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों और 20,000 आरोहण लोक सैनिकों को भेजेगा। सरदार भैरव ने कहा। बहुत बढ़िया। प्रमुख सरदार भैरव के मजबूत समर्थन के साथ हमें इस महान उपक्रम के बारे में कोई चिंता नहीं है। संरक्षक गरुड़ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। भेड़िया कबीला 11 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भेजेगा, जिसमें प्रमुख सरदार भैरव, एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और 10 प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक योद्धा शामिल है। राक्षस दरबार में 5 मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और 10 प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक योद्धा होंगे। भल्लुक कबीला महाराज कुंभक एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और 40,000 आरोहण लोक सैनिकों को भेज सकता है। इन तीनों पक्षों की संयुक्त सेनाओं की संख्या 7 मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ, 20 प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और पूरे 60,000 आरोहण लोक सैनिक थी। इन 60,000 आरोहण लोक सैनिकों की संयुक्त युद्ध शक्ति जब युद्ध व्यूह में बनाई गई तो लगभग 30 प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं की युद्ध शक्ति के बराबर थी। इतनी शक्तिशाली सेना तलवार संप्रदाय से दोनों पक्ष लोमड़ी कबीले पर हमले के लिए सैनिकों को जुटाना शुरू करने के लिए भेड़िया कबीले की पैतृक भूमि पर लौट आया, जबकि भेड़िया कबीला, भल्लुक कबीला और राक्षस दरबार के विशेषज्ञ लोमड़ी कबीले की पैतृक भूमि पर हमला करने के लिए सैनिकों को जुटा रहे थे। विराट भी बेकार नहीं बैठा था। उसने भी इस महान युद्ध की तैयारी के लिए तलवार संप्रदाय, दिव्य पवन महल और कनिष्क संघ से बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को जुटाना शुरू कर दिया। राक्षस दरबार, भल्लुक कबीले और भेड़िया कबीले की संयुक्त ताकत दुर्जय थी और विराट उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने उन सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को जुटाया जिन्हें वह इकट्ठा कर सकता था। इस बार विराट के पास कुल 7 मध्य चरण दिव्य विकास लोक योद्धा थे। ये 7 मध्य चरण एल्डर एल्डर योग्यता और महारानी रेणुका। विराट से नवविपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या प्राप्त करने के बाद महारानी रेणुका भी कुछ समय बाद मध्य चरण दिव्य विकास लोक में टूट गईं, क्योंकि उन्होंने दिव्य विकास लोक योद्धाओं में सबसे कमजोर माना जा सकता था। इन 7 मध्य चरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं में सबसे मजबूत शार्दूल और कुर्मा थे। अर्धचरण दिव्य विकास लोक में टूटने के बाद से शार्दूल की युद्ध शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। आक्रमण शक्ति के मामले में यह कुर्मा से भी अधिक मजबूत था।